गुड इवनिंग बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर की ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पिछली वाली 2 क्लासेस में हम मोलैरिटी के न्यूमेरिकल और डेफिनेशन पढ़ चुके थे। चलो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। भैया चैप्टर का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सॉल्युबिलिटी और इसे डिनोट करते हैं बाय द सिंबल एस और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर की जगह आप इसे मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। मतलब जहां पे सॉल्यूट का मास ग्राम के अंदर मेंशन किया जाए वह ग्राम पर लीटर है और अगर सॉल्यूट का मास मोल्स की टर्म में इंडिकेट किया जा रहा है तो फिर आपने मोल्स पर लीटर को यूज करना है। सुनो भाई, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है द मैक्सिमम amount of a substance that can be dissolved in specific solvent at constant temperature is called as solubility of that substance। चलो भैया मतलब समझाता हूं जरा। क्या करते हैं आप लोग, भाई आप एक कंटेनर लीजिए और ये जो भी आपने कंटेनर लिया उस कंटेनर के अंदर मैंने पानी फिल कर लिया। मैं मान लेता हूं कि मैंने इस कंटेनर में जो पानी लिया भाई उसका अमाउंट मैंने 1 लीटर कंसीडर कर लिया। मैंने 1 लीटर कंसीडर क्यों किया? क्योंकि यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। और हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं मतलब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका ना बदले। आपने क्या करना है, बाहर से आपने कोई भी सॉल्यूट लिया, कोई भी चीज, जैसे आप ग्लूकोज ले लीजिए या आप नमक ले लीजिए, एनीथिंग जो जिसके बारे में भी आपने स्टडी करनी है। भाई हमने कोई भी सॉल्यूट लिया और जो भी सॉल्यूट लिया आपने उसको इसके अंदर डिसॉल्व किया। सॉल्यूट के पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व हो गए। आपने और सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट इसके अंदर और फर्दर डिसॉल्व हो गया। आप जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वो इसमें लगातार डिसॉल्व होता जाएगा। फिर एक स्टेट आएगी जब इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी स्पीड से वो डिसॉल्व होगा उतनी ही स्पीड से उसके प्रेसिपिटेट भी बनने शुरू हो जाएंगे। जब सॉल्यूट का इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होने के बाद अगर आपने और सॉल्यूट ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, फिर उसके प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं। जब इस सॉल्यूट का इस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया है, आप इसके आगे और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि भैया ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एकदम बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन आप जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो भैया सैचुरेशन पॉइंट तक आपने जितना सॉल्यूट ऐड किया होगा, जितना सॉल्यूट आपने ऐड किया होगा सैचुरेशन पॉइंट तक, उसे आप सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मान लो कि मैंने 1 लीटर पानी में जो भी सॉल्यूट है, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी है 50 ग्राम पर लीटर। मान लो कि मैंने 1 लीटर पानी में ग्लूकोज के 10 मोल ऐड किए और 10 मोल के बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी है 10 मोल पर लीटर। तो भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि सैचुरेशन पॉइंट तक आप जितना अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो 1 लीटर में, उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अब जरा इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो दुनिया में
सॉल्यूशन बनाने के कई सारे तरीके हैं। सॉलिड को लिक्विड में डालो, सॉलिड को गैस में डालो, गैस को लिक्विड में डालो, लिक्विड को सॉलिड में डालो, बहुत सारे मेथड है। करीब करीब 8 टाइप के सॉल्यूशन ऐसे बनते हैं। पर हम इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लिक्विड में लिक्विड मिला दो, लिक्विड में गैस मिला दो, लिक्विड में सॉलिड मिला दो। सॉल्युबिलिटी नाम का हमारा ये जो टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में अगर गैस को ऐड किया जाए, इस लिक्विड में अगर सॉलिड को ऐड किया जाए, लिक्विड में गैस को और सॉलिड को ऐड किया जाए तो क्या होगा। बात करते हैं सॉलिड का लिक्विड में और गैस का लिक्विड में। क्या पढ़ना है? सॉलिड का लिक्विड में और गैस का लिक्विड में, उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई इस चैप्टर में 2 चीजों की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। 2 चीजों की सॉल्युबिलिटी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। भाई एक तो पढ़ना है कि कोई आपके पास सॉलिड है और उसे लिक्विड में डिसॉल्व करा दो। दूसरा, आपके पास कोई भी गैस है, जैसे आप अपने मुंह से भी गैस छोड़ सकते हो, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आपके पास कोई गैस है और उसे आप लिक्विड में डिसॉल्व करा दो। 2 चीजों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमें यही पढ़ना है कॉम्पिटिशन लेवल तक। तो भैया सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। और इस चीज के कई सारे एग्जाम्पल आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं। आप चीनी को पानी में डाल रहे हैं, आप चीनी को दूध में डाल रहे हैं, आप चीनी को चाय में डाल रहे हैं। ये सब क्या है? सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन, जो सॉलिड आपने लिया वो 3 बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो भाई टेम्परेचर, कि तापमान कितना है। आप सर्दियों में डिसॉल्व कर रहे हैं, गर्मियों में डिसॉल्व कर रहे हैं या बारिश के मौसम में डिसॉल्व कर रहे हैं, तापमान कैसा है। दूसरा डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। मैंने कहा जी एक तो टेम्परेचर है, दूसरा लिक्विड की खुद की प्रकृति क्या है, लिक्विड कौन ले रखा है आपने, और तीसरा डिपेंड करेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉलिड। 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसी की शुरुआत कर लेते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नंबर 1 हेडिंग है नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई आपने 2 कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर एक ही चीज के बने हैं। ये अगर एल्युमिनियम का बर्तन है तो ये भी एल्युमिनियम का बर्तन है। दोनों बर्तन बिल्कुल एक जैसे हैं, वॉल्यूम दोनों का बिल्कुल सेम है और दोनों एक ही टेम्परेचर पर हैं। भाई मैंने इसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर लिया, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। और जो दूसरा वाला कंटेनर है मैंने इसके अंदर भी लिक्विड फिल किया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यार। 2 अलग अलग लिक्विड मैंने लिए, जैसे एक पानी ले लो, एक शराब ले लो। शराब भी तो लिक्विड होती है ना भाई। ये दोनों लिक्विड अलग अलग हैं। ये वाला जो लिक्विड है आपका, ये लिक्विड थोड़ा ज्यादा विस्कस है। विस्कस, विस्कस की स्पेलिंग विस्कस। भैया अंग्रेजी काफी वीक है, मेरी इंग्लिश की उस पर मत जाना, ग्रामर पे, सेंटेंस पे, स्पेलिंग पे, आप मुद्दे पे जाना, भावनाओं पे। इस लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है और ये वाला जो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी कम है। जैसे आपको बोला गया कि शहद में चीनी डालो, पानी में चीनी डालो, तो कोई भी बच्चा कह सकता है भाई पानी में चीनी ज़्यादा घुल सकती है और शहद में चीनी कम घुलेगी, क्योंकि शहद बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा विस्कस है। एक लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है और दूसरे की विस्कोसिटी कम है। अब मैं दोनों में एक ही सॉलिड ऐड कर रहा हूं। जो सॉलिड मैंने इसमें ऐड किया वही सॉलिड मैं इसमें ऐड करूं, मतलब एक ही चीज मैं दोनों कंटेनर में ऐड करूं और दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम है। इस वाले कंटेनर में जो सॉलिड डिसॉल्व होगा
वो कम डिसॉल्व होगा, और इस वाले कंटेनर में जो सॉलिड डिसॉल्व होगा वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो कोई भी बच्चा ये बात बहुत आसानी से कह सकता है कि सॉल्युबिलिटी और लिक्विड का गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक गाढ़े लिक्विड में सॉलिड कम डिसॉल्व होगा, और जो लिक्विड थोड़ा डाइल्यूट है जिसकी विस्कोसिटी कम है उसके अंदर सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होगा। भाई नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, रजिस्टर में मेरे साथ साथ मेंशन करते रहना, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं आप लिखते रहिए। डेफिनेशन भी मैं आपको साथ साथ डिक्टेट करता रहूंगा और न्यूमेरिकल साथ साथ बताता रहूंगा। तो भैया ये बात सर में आ गई कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसमें सॉलिड कम डिसॉल्व होगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम है उसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा। जैसे मैंने शहद और पानी का एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि शहद में चीनी कम डिसॉल्व होगी, पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगी। मुद्दा है कि शहद में चीनी डिसॉल्व क्यों करनी है भाई? शहद तो मीठा था पहले से। कोई नहीं, सोचते रहना, नोट करो। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी में अब हमारा दूसरा पॉइंट बचता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इसकी बात करते हैं। जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करते हैं कि आपके पास जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिएक्शन किस टाइप की है। मतलब क्या वो रिएक्शन नेचर में एंडोथर्मिक है, या क्या फिर वो रिएक्शन आपकी नेचर में एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर का इफेक्ट कभी भी चेक करना हो ना तो पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देखा करो। भैया जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो नेचर में बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है। आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव आता है और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव आता है। और हम एक बात और भी अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बिकॉज आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और जब किसी चीज की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो एनर्जी के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। पर ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो रिएक्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को घटाया, सॉरी, अगर टेम्परेचर को घटाया तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और एक्सोथर्मिक में हमें एनर्जी को कम करना होता है। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एंडोथर्मिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब भैया आपने किसी सॉलिड को पानी में ऐड किया या किसी भी लिक्विड में ऐड किया, अगर सॉलिड का डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक है, अगर सॉलिड का डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक है तब तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर सॉलिड का डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक है तो फिर उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंडोथर्मिक कौन है, एक्सोथर्मिक कौन है। भाई एंडोथर्मिक का तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप लीजिए चीनी, और चीनी को आप डिसॉल्व कर दो पानी में। आप लोगों ने ये बात जरूर देखी होगी कि जो चीनी होती है वो चीनी गर्म पानी में तो ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठंडे पानी में कम डिसॉल्व होती है। ये तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। आप ठंडे पानी में चीनी डालो, अच्छे से उसे आप डिसॉल्व करने की कोशिश करो, कम घुलेगी, पर गर्म पानी में वही चीनी या नमक जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि चीनी का गर्म पानी में डिसॉल्व होना तो फास्ट है, पर ठंडे पानी में डिसॉल्व होना थोड़ा सा स्लो होता है। अब भाई ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कौन है, इसका एग्जांपल बताओ। तो भैया इसका एक एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉलिड लीजिए और अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड को पानी में डाल दो, ये नेचर में एक्सोथर्मिक होता है। अरे ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से बहुत ज़्यादा फर्क आता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रेंज, अलग अलग कंडीशन में।
अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोगों ने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये जो रिएक्शन है ये हमारी सफेदी वाली रिएक्शन है। आज से करीब करीब 50 साल पहले चले जाएं तो 40-50 साल पहले घरों में जो व्हाइट वॉश होती थी उसके अंदर ये वही रिएक्शन होती थी। चूना पत्थर लाते थे, पानी में डालते थे और वो पानी गर्म हो जाता है एक्जोथर्मिक होने के कारण। ये नेचर में एक्जोथर्मिक है, इसके अंदर एनर्जी लिबरेट होती है। तो वेल ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई एक्जोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो बातें हो गई, कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा उसका पहला पॉइंट क्या है, लिक्विड की विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। अब तीसरा बचा सॉलिड का नेचर क्या है। पहले ये लिख लीजिए आप। भाई सॉल्युबिलिटी का तीसरा पॉइंट आपका बचा नेचर ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सॉलिड का नेचर क्या है। आपने जो भी सॉलिड ले रखा है उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं इसके अंदर आपको याद दिलाता हूं जो 11th क्लास में आपने KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, आपको वो थोड़ा सा याद दिला दूं। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, उसकी याद दिलाता हूं आप लोगों को। देखो भैया, ये आपके पास है लिक्विड और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, मतलब मैंने दो अलग अलग लिक्विड लिए। मैंने जो दो कंटेनर लिए ये दोनों कंटेनर बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम लिक्विड एंड सेम वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का लिक्विड जो है एक ही जैसा है और इवन इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। भैया सॉल्युबिलिटी के 3 पॉइंट थे, क्या था, टेम्परेचर, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड का खुद का नेचर क्या है। अब की बार हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, अब की बार हम लिक्विड को नहीं बदल रहे, लिक्विड हमारा दोनों में सेम है। अब हम बदल रहे हैं कि हमने सॉल्यूट क्या ऐड किया। मैंने इस कंटेनर में सॉल्यूट ऐड किया AB और इस कंटेनर में सॉल्यूट ऐड किया AB2। चलो जी, दोनों को डिसॉल्व किया। मतलब इस वाले कंटेनर में मैंने ये जो सॉल्यूट ऐड किया ये इसमें डिसॉल्व होता है और उससे बना A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। आपने और सॉल्यूट ऐड किया, वो इसके अंदर फर्दर डिसॉल्व हो गया। हम इसमें और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो इसमें डिसॉल्व होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आ जाएगा जब ये इसमें डिसॉल्व होना बंद कर देगा। जब ये इसमें डिसॉल्व होना बंद कर देता है तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट। क्योंकि भैया सॉल्युबिलिटी हमने सैचुरेशन पॉइंट तक डिस्कस करी थी। आपने इसको तब तक ऐड किया जब तक ये इसमें डिसॉल्व होना बंद ना कर दे। सैचुरेशन पॉइंट पर डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ये जो मॉलिक्यूल AB है उसके टूटने से बना A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। अच्छा, ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड किया AB2। जैसे ही मैं इस सॉल्यूट को इसमें ऐड करता हूं इससे बनेगा कैटायन प्लस में 2 एनायन, एक कैटायन और 2 एनायन। हमने इसको और ऐड किया, ये इसके अंदर और डिसॉल्व होता चला गया। मतलब इसको भी तब तक ऐड किया जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ गया, राइट। तो इसके अंदर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है और मॉलिक्यूल AB के टूटने से बना A पॉजिटिव कैटायन प्लस B नेगेटिव एनायन। मतलब इसके एक मॉलिक्यूल से एक कैटायन, इसके एक मॉलिक्यूल से 2 एनायन बनेंगे। ये वाला सॉलिड और ये वाला सॉलिड, दोनों सॉलिड अलग अलग है, दोनों सॉलिड का नेचर अलग है। इस सॉलिड का फार्मूला और इस सॉलिड का फार्मूला अलग है। जैसे मान लो ये है NaCl तो ये मान लो MgCl2 CaCl2। हमने दोनों में अलग अलग सॉलिड लिया। मान लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी है S,
क्योंकि सॉल्युबिलिटी को एस सिंबल से डिनोट किया था ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो ये वाला जो होगा इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस होगी और इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस होगी। मतलब अगर हम इसके एस मॉलिक्यूल डिसॉल्व करते हैं तो ए के कितने आयंस होंगे एस, बी के कितने आयन होंगे एस आयन होंगे, एस मोल पर लीटर या एस ग्राम पर लीटर। भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी से डिनोट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोलाइट से जो कैटायन आता है और जो एनायन आता है उन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, एंड इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो पावर में लगा दो। इसका कॉफिशिएंट 1, इसकी पावर 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसकी पावर 1। मैंने कहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, और जो कॉफिशिएंट है वो पावर में लगा दो। अगर हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। इसका कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1, इसका कॉफिशिएंट 2 है तो पावर 2। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम ये जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं ए और बी की, ये कंसंट्रेशन सैचुरेशन पॉइंट पे ली जाती है। मतलब इस कंटेनर में सैचुरेशन पॉइंट पर ए की कंसंट्रेशन, सैचुरेशन पॉइंट पे बी की कंसंट्रेशन, ऐसे ही यहां पे सैचुरेशन पॉइंट पर ए की कंसंट्रेशन, सैचुरेशन पॉइंट पे बी की कंसंट्रेशन। चलो भाई इन दोनों की वैल्यू पुट की तो आपने लिखा KSP इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस, यानी सॉल्व करके कितना आ गया एस स्क्वायर। तो यहां से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ KSP। अगर मैं इसको लेता हूं, मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है K डैश, क्योंकि यहां KSP लिखा है तो मैं यहां K डैश लिख रहा हूं। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी है S डैश, तो इसकी S डैश होगी, पर इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2S डैश। मतलब जितना ये डिसॉल्व होगा उसका ये डबल डिसॉल्व होगा। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP डैश का फार्मूला हो जाएगा S डैश इंटू में 2S डैश का होल स्क्वायर। तो आपने इनकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा 4S डैश क्यूब, 4S डैश की क्यूब। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि S डैश क्यूब की वैल्यू क्या है, तो S डैश की वैल्यू होगी KSP डैश डिवाइडेड बाय 4। अगर मुझे सिर्फ S डैश की वैल्यू निकालनी है तो S डैश की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ KSP डैश डिवाइडेड बाय 4। ये S डैश की वैल्यू होगी। तो बात समझ में आ रही है? इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रहा है। इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अलग है, इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अलग है। मतलब कंटेनर में लिक्विड एक ही था, कंटेनर का टेम्परेचर एक था, पर अगर सॉलिड बदल गया तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी बदल जाती है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में कॉपर सल्फाइड का एक क्वेश्चन दे रखा है 12th क्लास की एनसीईआरटी में। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, वो बाद में अगली वीडियो में अगले लेक्चर में कर लेंगे। आप इसे सॉल्व करना। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी पढ़ाया, कोई बात क्लियर नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ लेना, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना या कमेंट में मैसेज कर देना। प्लस आप लोग जो भी नोट कर रहे हैं भाई पूरा साथ साथ रजिस्टर बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। इससे अगली वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। अभी पढ़ा था सॉलिड इन द लिक्विड, अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे गैस इन द लिक्विड। नोट करिए। गुड नाइट।